जी चैप्टर 1 निकालें। डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। टैक्स को ऐसे डिफाइन किया गया है, कुछ फिजिकल वाले को ले रहे हैं तो भाई बिल्कुल बस इसी तरह समझें जैसे क्लास में बैठे हैं, लेक्चर हो रहा है, बात खत्म। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। टैक्स इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इनकम बाय गवर्नमेंट। इंडिविजुअल जो कमाता है उसका जो शेयर गवर्नमेंट को मिलता है, डेट इज़ कॉल्ड एज टैक्स। जाहिर बात है, मैं और आप कमाते हैं, उसका कोई शेयर गवर्नमेंट को दे देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज टैक्स। टैक्स इज कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकम। ऑर्गेनाइजेशन जो कमाती है उसका कोई थोड़ा सा हिस्सा जो गवर्नमेंट को दे देती है, डेट इज़ कॉल्ड एज टैक्स अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून के कहने पर ये डंडे के ज़ोर पर टैक्स दिया जाता है। आगे आ जाए सेकंड थर्ड रो में, ये डंडे के ज़ोर पे टैक्स दिया जाता है, ऐसे नहीं है कुछ शौक से दे दे कोई। टैक्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ यही कि टैक्स इज यूज बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ की अथॉरिटी के तहत, टू प्रोमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिटीजन्स, ताकि लोगों की रिफाह आमा हो सके। अच्छा, टैक्स का मेन मकसद है रेवेन्यू इकट्ठा करना, लेकिन जाहिर बात है हम टैक्स देंगे, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट अपने काम चला सकेगी। टैक्स का मेन मकसद है रेवेन्यू इकट्ठा करना, लेकिन इसके अलावा भी कोई टैक्स के मकासद हैं, वो जिक्र करने लगा वो नीचे आएंगे। अभी टैक्स का मेन पर्पज़ क्या है? टैक्स का मेन पर्पज़ ऑफ टैक्स इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। मेन मकसद है कि रेवेन्यू इकट्ठा हो सके और गवर्नमेंट अपना काम चलाए। गवर्नमेंट लगाती है टैक्स टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्स लगाने के पीछे। नंबर 1, टू कलेक्ट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है। एक ही दफ़ा थोड़ी सी जगह बना दें एक दो स्टूडेंट्स की ओर। टू कलेक्ट रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट। तो टैक्स इज़ अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज़। गवर्नमेंट टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है, फिर पॉलिसीज़ बनाती है। ज़ाहिर बात है उन पॉलिसीज़ को चलाना आसान होता है, हाइब्रिड में पहली रो वाले भाई, उन पॉलिसीज़ को चलाना आसान होता है जिस वक्त टैक्स जो है वो इकट्ठा हो जाए। टैक्स से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। लिखें, अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटा जाता है, तो टैक्स से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। अच्छा भाई, अब जो है ना मेन बात शुरू होने लगी है। बातें ना करें हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में। अब मेन बात शुरू होने लगी है, सारे ज़रा अटेंटिव हो जाएं, लेट आने वाले भी ज़रा अटेंटिव हो जाएं। इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के साथ साथ टैक्स को यूज़ किया जाता है एज आ आला, ताकि डिफरेंट किस्म के नेशनल ऑब्जेक्टिव सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सोशल होती है माशरती तौर पे, इकोनॉमिक होती है पैसे की डेवलपमेंट, ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब भाईजान पेपर में ये सवाल आता है, भाईजान टाइम पे आना था, चलें जल्दी आएँ आप। अब मेन बात हमारी शुरू होने लगी है, जल्दी बैठ जाओ। टैक्स लेने के, उधर ही बैठ जाओ। टैक्स लेने के 12 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी रेवेन्यू इकट्ठा करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है। जल्दी आए ना, टाइम क्लास का था 2:30 बजे। टैक्स लेने के 12 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी रेवेन्यू इकट्ठा करने के अलावा कोई और भी ऑब्जेक्टिव है टैक्स लेने के। वो क्या हैं, ये आप पढ़ना शुरू करें। गवर्नमेंट इनकरेज कर सकती है प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। तो इसकी मिसाल लिखें, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को गवर्नमेंट प्रोमोट करती है बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशंस। जल्दी निकाल लें किताब का पेज नंबर 1, और सान सान सी बातें चल रही हैं।
टैक्स के हम मकासद पढ़े हैं जो हजरात लेट आए हैं। टैक्स का अगला मकसद है भाई चार्जिंग हाई टैक्स रेट्स ऑन इंपोर्ट्स। बाहर के मुल्क से जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं उन्हें इंपोर्ट्स कहते हैं। इंपोर्ट्स पे अगर आप हाई टैक्स रेट लगाएंगे तो इससे गवर्नमेंट लोकल परचेज इनकरेज करेगी। यानी ज़ाहिरी बात है, अगर आप चॉकलेट्स, मार्स और इसी तरह स्निकर्स चॉकलेट महंगी कर देंगे तो लोग कोई पाकिस्तान की पर्क चॉकलेट या इस किस्म की चॉकलेट खरीदेंगे, तो लोकल परचेज इनकरेज होगी। टैक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वही बात, अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में बांटा जाएगा। उसी उर्दू की तरफ एरो खींच लें, अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में बांटा जाएगा। पॉइंट 4 भी यही है, टैक्स प्रिवेंट करता है वेल्थ को कुछ हाथों में, अमीरों के हाथों में कंसंट्रेट होने से, और अमीरों से लेके गरीबों में ये पैसा बांटा जाता है, टैक्स वाला। नेक्स्ट, टैक्स के जरिए गवर्नमेंट इनकाउंटर करती है इन्फ्लेशन। लिखें कैसे? गवर्नमेंट जो चीज़ें महंगी हो उनके टैक्स रेट कम कर देती है। गवर्नमेंट, हाइब्रिड में मुझे नज़र आ रहा है जो नहीं लिख रहा, गवर्नमेंट जो चीज़ें महंगी हो उनके टैक्स रेट कम कर देती है ताकि उनकी प्राइस कम हो जाए। देखें, ताकि उनकी प्राइस कम हो जाए। देखें, गवर्नमेंट करती है नहीं करती है ये मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट कर सकती है ये मैं बता रहा हूँ। कोई कहता है पेट्रोल महंगा है तो गवर्नमेंट पेट्रोल वालों पे टैक्स कम लगाए, या जिस तरह एग्रीकल्चर पे टैक्स माफ़ है पेट्रोल पे भी टैक्स माफ़ कर दे, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी। करती क्यों नहीं, कर क्या रही है, ये अभी इस वक्त हमारी बहस नहीं है। तो गवर्नमेंट महंगाई को रोक सकती है टैक्स रेट कम कर से। और डिप्रेशन ये होता है कि कोई चीज़ें बहुत ही अंडर वैल्यू हुई हुई हैं, बहुत ही सस्ती मिल रही हैं, तो गवर्नमेंट उस सेक्टर में भी टैक्स बढ़ाती है ताकि एक मार्केट प्राइस के ऊपर चीज़ें आ जाएं। अच्छा जी, गवर्नमेंट साइंस और इन्वेंशन को, एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को, एनर्जी सिस्टम को और डिफेंस के पैसे इकट्ठे सारे करती है, आपको पता है, हम लोगों से टैक्स की फॉर्म में, और फिर इन सेक्टर्स में बांटती है। इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। इसकी मिसाल लिखें, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग। वो पाकिस्तान में लगेगी तो टैक्स माफ़ होगा ना। ग्रीन फील्ड वाला सेक्शन पढ़ा हुआ टैक्स रेट्स में, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग इन पाकिस्तान। लिखें, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पाकिस्तान। अब अगर आप पाकिस्तान में ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। इससे बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी, पाकिस्तान के अंदर इनकरेज होगी। टैक्स कैन बी यूज्ड एज बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। दूसरे मुल्कों को टैक्स माफ़ कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा चीज़ें हमसे ख़रीदें बेचें। ये मतलब है, दूसरे मुल्कों को टैक्स रेट कम कर दिया जाता है ताकि वो हमसे ज़्यादा ट्रेडिंग करें। असल में ये पॉइंट लोग पूछते हैं क्लास के बाद, उनकी मैं उर्दू लिखवा रहा हूँ, जो आपने क्लास के बाद आके पूछना है। कई सालों का तजर्बा है, तो जो लोग पॉइंट क्लास के बाद आपने आगे पूछने वो मैं अभी उर्दू में लिखवा रहा हूँ। तो क्या लिखवाया मैंने? दूसरे मुल्कों को टैक्स रेट कम कर दिया जाता है ताकि वो पाकिस्तान से ट्रेडिंग करें, जो भी कर दें, हाँ एक्सपोर्ट का रेट भी कम है ताकि वो पाकिस्तान से ट्रेडिंग करें। तो टैक्स का फ़ायदा क्या होता है? टैक्स से गवर्नमेंट की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। कैसे? गवर्नमेंट कहती है यार ये चीज़ें हैं, गाड़ी एक्सपोर्ट कर दोगे पाकिस्तान से तो गाड़ी बनाने वालों को कहती है कि तुम कम टैक्स लेना, बाहर के मुल्क वाले खुश हो जाते हैं, लो जी इतनी सस्ती चीज़ें पाकिस्तान से आ रही हैं। या पाकिस्तान वाले बैठ के चाइना से चीज़ें सस्ती ले रहे हैं तो वो चाइना को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह की कई नेगोशिएशंस हैं जो आप कर सकते हैं ताकि अच्छे रवाबित मुल्कों में चलते रहें। टैक्स लॉज कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी। लिखें, लोन अगर
चेक से लेंगे तो ये इनकम में नहीं जाएगा। लोन अगर चेक से लेंगे तो ये इनकम में नहीं जाएगा। अब बताएं इससे फायदा क्या होगा। इकोनॉमी में जो भी लोन लिया दिया जा रहा होगा वो चेक से रूट होगा। जब वो चेक से रूट होगा तो फिर इकोनॉमी कंट्रोल में रहेगी। फिर इकोनॉमी कैसे कंट्रोल में रहेगी, देखा जा सकेगा किसने किसको कितना लोन दिया। वरना जो एक दूसरे को लोग पैसे दे रहे होते हैं, कभी कोई गार्ड के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए अमीर अमीर कबीर लोगों ने, कभी कोई पीएन के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, वो पता ही नहीं चल रहा होता किसके पैसे हैं। तो अगर चेक के जरिए ट्रांसफर होगी तो पता चलेगा किसके अकाउंट से पैसे निकले हैं और किसके अकाउंट में पैसे गए हैं। तो टैक्स का ये फायदा है कि अकाउंट से पैसे निकलने पे मॉनिटरिंग हो जाती है। जैसे कि ब्रैकेट में हमने पढ़ा था, कोई भी अमाउंट ट्रांसफर हो जाए बैंकिंग चैनल के अलावा तो वो इनकम बन जाती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैन डिस्करेज द यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स, सिगरेट वगैरह, बाय लेविंग हैवी रेट ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टन सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स पे टैक्स रेट बढ़ाकर उनके अंदर डिस्करेज किया जा सकता है चीज़ों को। टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स, वही बात सिगरेट वगैरह और कोई चीज़। गवर्नमेंट कैन एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। इसकी मिसाल है फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर वाला, उसको कितने फीसद टैक्स माफ़ है, 25%। तो फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर इसकी मिसाल है, वो जो टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में हमने पढ़ी है। फुल टाइम टीचर और रिसर्चर को टैक्स माफ़ होता है, इससे रिसर्च प्रोमोट होती है। सैलरी पे टैक्स लगाने का गवर्नमेंट का क्या मकसद है कि गवर्नमेंट अपना क्या इकट्ठा करे। अगर आप पैसे ट्रांसफर कर दें बैंकिंग चैनल के अलावा तो मकसद क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होगी अगर चेक से करें, अगर चेक से नहीं करें तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। मूवेबल चीज़ों पे टैक्स लगाना, मूवेबल चीज़ें जैसे ज्वेलरी, इसका मकसद क्या है कि ज्वेलरी अमीर लोगों के पास होती है, अमीरों से फिर टैक्स किसके पास जाए, गरीबों के पास। लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट पर हाई रेट लगाना, लग्जरी गाड़ियां बाहर के मुल्कों से मंगवा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, इन पे हाई टैक्स रेट का फायदा क्या है, अननेसेसरी गुड्स लोग इंपोर्ट करने से बचेंगे, सिर्फ जरूरत की चीजें इंपोर्ट करेंगे। रिसर्च को अगर बिजनेस के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसमें रिसर्च को खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी। इसका फायदा क्या होगा जरा बताएं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च। अगर एक्सपोर्ट्स को माफ कर दिया जाए कि एक्सपोर्ट्स पे टैक्स ही नहीं है, इसका फायदा क्या होगा, एक्सपोर्ट्स लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट्स इनकरेज होंगी। लॉ और इसका मकसद, अगर डोनेशन पे टैक्स माफ कर दिया जाए इससे क्या होगा, कल्चर पैदा होगा। किस चीज का कल्चर पैदा होगा, डोनेशन का, कि लोग डोनेशन देना पसंद करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट, ये वाला जो है ना, बस इसको इस तरह ये काट दें, ये कोई चीज होती थी अब डिलीट हो गई हुई है। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इसका मकसद क्या है, प्रोमोट इन्वेस्टमेंट्स। अगर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट कर दी जाए, इससे क्या फायदा होगा, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री प्रोमोट होगी। ये आपने मेमोराइज करना है। अच्छा, ये सारा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में कैसे हेल्प आउट करता है, टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में कैसे हेल्प आउट करता है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्जाम्प्ट कर देंगे तो एग्रीकल्चर प्रोमोट होगी। अगर आप, भाई ये कोई मसला हो रहा है बार बार, उमैर भाई को बुलाओ, पहले भी मसला हुआ है, हैं, जाओ जाके बुलाओ। अभी आवाज़ आ रही है सही, भाई हाइब्रिड में आवाज़ सही आ रही है, हाथ खड़ा कर दें। चलें, शुक्रिया। चैरिटीज़ कैन बी इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट ऑन देम।
चैरिटीज़ को इनकरेज किया जाता है उन पर टैक्स क्रेडिट देके। अगर आप हाई कस्टम ड्यूटी लगा देंगे इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट पे ना एक ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, जिसका नाम क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। अगर आप हाई कस्टम ड्यूटी लगा देंगे चीज़ें इंपोर्ट करने पर, लग्जरी चीज़ें इंपोर्ट करने पर, तो इससे इनकरेज क्या होगी? लोकल लोग चीज़ें खरीदेंगे। अगर अमीर लोगों पे हाई रेट लगाए जाएंगे, टेबल 102 तो यही है, गरीब लोगों पे टैक्स लगता ही नहीं। अगर अमीर लोगों पे 0 से 6 लाख वाले पे टैक्स कहाँ लगता है? अगर अमीर लोगों पे ज़्यादा रेट लगाए जाएंगे और कम लोगों पर कम रेट लगाए जाएंगे तो इससे भी मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन। देखिए सियालकोट में कुछ इलाके जहां स्पोर्ट्स की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वो एग्जेम्प्ट है। सियालकोट के कुछ इलाके जहां स्पोर्ट्स की चीज़ें, सियालकोट के कुछ इलाके जहां स्पोर्ट्स की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं तो वहां टैक्स माफ है। Government can mark areas as tax-free zones. Government can mark areas as industrial zones and economic zones to provide incentives to such areas. इससे क्या होता क्या है? इससे इनकरेज होता है बिजनेस कंसर्न्स कि वहाँ बिजनेस बनाएं और लोगों को नौकरियाँ दें। जब बिजनेस बनेंगे, लोगों को नौकरियाँ देंगे तो इसकी वजह से लोगों में भी नौकरियाँ मिलेंगी और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि उन एरियाज़ के अंदर टैक्स माफ़ होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाके वहाँ काम करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स कैन बी इनकरेज थ्रू इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। ये भी काट दें, ये एक पुराना टैक्स क्रेडिट था, अब ये ख़त्म हो गया हुआ है। 7, नए प्लांट एंड मशीनरी में इनकरेज की जा सकती है टैक्स क्रेडिट। ये याद है, प्लांट न्यू, बिल्डिंग न्यू, वो सारी चीज़ें जो पड़ी थी। तो लिख लें ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला। सेक्शन 65G था, सेक्शन 65G लिख लें बस। नया प्लांट वगैरह खरीदने पे, नई बिल्डिंग लगाने पे वो सारे के सारा टैक्स माफ़ होता है और अच्छा खासा टैक्स माफ़ होता है। प्लांट की कॉस्ट का मेरे ख्याल से पता नहीं कितने फीसद था, 25% था मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो हमारे टैक्सेस हैं ना, जो टेबल 102 वाले हैं, इसके साथ लिखें प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स के आगे लिखें टेबल 102। टेबल 102 क्या करता है आपको पता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट बढ़ता जाता है। इट इज़ अ टैक्स इन विच टैक्स इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। A progressive tax takes a larger amount of tax from high income group, अमीर लोग, हाई इनकम में अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेते हैं एज कम्पेयर टू लो इनकम ग्रुप। ये टैक्स प्रोपोर्शनेटली इक्वल है बंदे के सोसाइटी में स्टेटस से। ज़्यादा स्टेटस बड़ा होगा तो ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। फ्लैट टैक्स होता है डिविडेंड का 15%, लिखें डिविडेंड का 15%। अगर आप लाख रुपए डिविडेंड कमाएं तो कितना टैक्स है? 15%। अगर 10 लाख कमाएं 15%। अगर 1 करोड़ कमाएं डिविडेंड तो लिखें इसकी मिसाल डिविडेंड रेट एट 15%। तो इसलिए डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स रेट है क्या वो प्रोग्रेसिव है, बढ़ता रहता है, या फ्लैट रेट है? इट इज अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। अ फिक्स्ड रेट इज अप्लाइड ऑन पर्सन्स इनकम whether the income is high or whether the income is low. Under this system, people who earn more are not charged at high rate. जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स देते हैं या हाई रेट पर नहीं? ज्यादा टैक्स तो शायद देते हो लेकिन रेट उनका क्या रहता है? 15%। 10 अरब रुपया भी डिविडेंड कमा ले, रेट क्या रहना है? 15%, एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिव टैक्स। जी, जीएसटी तो हम पढ़ेंगे, अलग है वो, बिल्कुल उसकी डिस्कशन अलग अभी करें। रिग्रेसिव कह सकते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स बड़ा अजीब सा है। ये अजीब सा टैक्स है कि अगर आप 0 से 9 लाख कमाएं तो 25% टैक्स दें। मिसाल दे रहा हूं, अगर आप 9 लाख से 15 लाख कमाएं
तो आप 30% टैक्स दें, आप सॉरी 15% टैक्स दें और आप सिर्फ 5% टैक्स दें अगर आप मोर देन 15 लाख कमाएं। समझ आ रही है? उल्टी गंगा बह रही है। थोड़ा कमाएं तो ज्यादा रेट पे टैक्स दें, और अगर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं तो इसे कौन सा कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स? ये ऐसे मुल्कों में होता है जहां लोग सुस्त होते हैं। जो 0 से 9 लाख कमाए उसका 25% रेट, उस सुस्त ने मेहनत की, दिन रात एक किया और 10 लाख कमा लिया, हुकूमत ने कहा शाबाश तुम्हारा रेट कम कर देते हैं टैक्स का। फिर उसने दिन रात एक की, मेहनत किया और उसने 16 लाख कमा लिया, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा गए हो, कितनी सुस्ती तुमने खत्म कर दी और तुम हमें कितनी हेल्प कर रहे हो, तुम ऐसा करो जाओ, तुम तो मुल्क के अंदर तरक्की की तरफ बढ़ रहे हो, तुम ऐसा करो तुम्हारे रेट 5% करते हैं, क्या याद करोगे? तो सुस्त लोगों के लिए मुल्कों में कौन से रेट होते हैं, नोट कर लें। आप जितने अमीर बनते जाएंगे उतना टैक्स रेट आपका, लेकिन पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव रेट है, जितने अमीर बनते जाएंगे उतना टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, इसलिए लोग अमीर बनना पसंद नहीं करते। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं लगता। अच्छा, मोबाइल भी साथ साथ यूज हो रहा है, सुभान अल्लाह, दूसरी क्लास में ना करें ना यूज, क्या फायदा ऐसी, आ गए हैं तो फिर अटेंटिव रहें। रिग्रेसिव टैक्स, it is a tax where the tax rate decreases as the amount of income, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट कम होता जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट कम होता जाएगा। द हायर इनकम ग्रुप पेज लेस इन टैक्सेस, ज्यादा कमाने वाले कम टैक्स देते हैं देन द लोअर इनकम ग्रुप। रिग्रेसिव टैक्स इम्पोजिट ए ग्रेटर बर्डन ऑन पुअर। बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल के आगे लिखे मोटरवे का टैक्स। मोटरवे का टैक्स क्या है? मोटरवे का टैक्स मेरे भाई यही है ना कि आप मोटरवे पे अगर ज्यादा दूर जाओगे ज्यादा टैक्स, और अगर आप ये काला शाह काकू ब्लैक शाह काकू तक जाओ तो फिर कम, अगर आप जो है वो उधर पिंडी तक चले जाओ और ज्यादा, अगर आप पेशावर तक चले जाओ और ज्यादा, अगर आप कराची तक चले जाओ और ज्यादा। दिस प्रिंसिपल सेज दैट टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स रिसीव। टैक्स किस बेस पे होनी चाहिए? इट मीन्स दैट दोज हु रिसीव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, कराची पहुंचे हुए हैं, फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुड पे द मोस्ट टैक्सेस। जो कराची के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो ज्यूम करें कराची से लाहौर आ रहे हैं, दे विल पे द मोस्ट टैक्सेस, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करेंगे। द बेनिफिट प्रिंसिपल इज कॉमनली यूज फॉर हाईवेज। यार ये कुछ मुल्कों में लाइब्रेरीज पे बैठने पे टैक्स होता है, अजीब सा टैक्स है, लाइब्रेरी में ज्यादा बैठोगे तो ज्यादा टैक्स, कम बैठोगे तो कम टैक्स। होता होगा पता नहीं, हमारे मुल्क में तो बैठ जाएं लोग, बैठ जाएं बड़ी बात है, लोग बैठ जाएं तो लाइब्रेरी बैठ जाती है। अच्छा, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की मिसाल है टेबल 1 और 2। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की मिसाल है टेबल 1 और 2। समझ आ गई कैसे? बता दें ना, एबिलिटी टू पे, जो पे कम कर सकता है 0 से 6 लाख वाला उसे टैक्स लो ही ना, फिर जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती है, आखिरी वाला सीरियल का नंबर 35% तक है। पढ़ें जी। द टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू, इट मीन्स दैट अ पर्सन हु इज अर्निंग शुड पे, प्रोग्रेसिव रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। प्रोग्रेसिव रेट के आगे लिख लिया टेबल 1 और 2। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वही डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। It says that incomes and transactions should be taxed at, therefore people who are earning more income shall pay but not at higher rate. इसकी मिसाल डिविडेंड एट 15%। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, टैक्स लॉज में क्या खसूसियात होनी चाहिए?
एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लाइंस कॉस्ट शुड बी लो। कंप्लाइंस कॉस्ट क्या होती है? एक्सेलेंट, टैक्स इकट्ठा करने की कॉस्ट कम हो। लिखें एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम हो। कंप्लाइंस कॉस्ट का मतलब लिखें एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम हो। एडमिन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट शुड बी लो। एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम हो। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू टैक्स पेयर। हमारा लॉ कैसा है पाकिस्तान का? अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है? नहीं है अंडरस्टैंडेबल। अगर अंडरस्टैंडेबल है तो ठीक है, फिर जाएं, क्लासें खत्म हो गई। अंडरस्टैंडेबल है नहीं है? वैसे लॉ अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आगे चलें। बर्डन ऑफ, अंडरस्टैंडेबल नहीं है। बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। बर्डन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द, इसकी मिसाल लिख लें, टेबल 1 और 2। अच्छा, गवर्नमेंट बाकी चीज़ें ना चेक्स में पसंद करती है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लेना कैश में पसंद करती है, क्योंकि चेक में क्लियर होने में 2-4 दिन लग जाते हैं, कभी चेक डिसऑनर भी हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट टैक्स कैश में लेना पसंद करती है कि आप जेब से पैसे निकाल के गवर्नमेंट को दे दें, गवर्नमेंट ज़्यादा खुश होगी। द टैक्स शुड बी पेएबल इन, इट मीन्स दैट इट शुड थ्रू क्रॉस चेक शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। टैक्स ऑप्शनल होना चाहिए या मैंडेटरी होना चाहिए लोगों के लिए? इट शुड बी मैंडेटरी इन नेचर एंड पेमेंट शुड नॉट बी वॉलंटरी। मर्जी नहीं होनी चाहिए लोगों की, बस लोगों के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए कि टैक्स जमा कराएं। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम। दोपहर को 2-3 बजे टैक्स लेने आ जाया करें, रात को 3 बजे ना आया करें। ये मतलब है इसका। इसका मतलब है 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा कराया जाता है। ये मतलब है इस बात का। लिखा है, एक दफ़ा लिखवाया था मैंने, रिटर्न जमा कराने की ड्यू डेट लिखें 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा कराया जाता है। मैं देख रहा हूं कौन कौन नहीं लिख रहा। अच्छे बच्चे लिखें 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा कराया जाता है। हमें सब पता चल रहा है इधर से क्या क्या हो रहा है। 30 जून का टैक्स 30 सितंबर को जमा कराया जाता है। एक क्लास में भाई एंड पे चाय पी रहे हैं वाइट कप पकड़ के, हमारे ऑफिस के बंदे हैं, वो भी निकल रहे हैं कमरे से बाहर। और दूसरी क्लास में आखिरी रो पे भाई बैठे हैं ब्लू शर्ट के। हाँ, तो सब पता चल रहा है, कप का कलर तक नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब पढ़ें जी आगे। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम का मतलब आपको बता दिया मैंने। टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड बाय पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैक्स लगाना चाहिए, डंडे के बैट से नहीं, स्टेट को टैक्स लगाना चाहिए। टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड बाय आई कैप। ना 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 ना, आई कैप और बड़े काम कर रहे हैं हमारे साथ, वो ये भी शुरू। अच्छा, टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड बाय स्टेट, स्टेट को टैक्स लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। विच हैज द जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब लिखें पावर, विच हैज द पावर ओवर द पर्सन, जिसकी पावर हो बंदे पे, जिसकी चलती हो, टू रिकवर, दैट इज इट शुड बी इम्पोज्ड बाय अ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। किसको टैक्स लगाना चाहिए? पार्लियामेंट को। इट इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस। टैक्स किस मकसद के लिए लगाना चाहिए? ताकि सियासतदान अपने बड़े बड़े घर बनाएं? नहीं, इट शुड बी लेविड फॉर प्राइवेट पर्पस या पब्लिक पर्पस? पब्लिक पर्पस। आम लोगों की रफाहे आमा के लिए टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स जो सोचेंगे उसी तरह होगा फिर। टैक्सेस आर इम्पोज टू सपोर्ट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्सेस लगाने चाहिए। टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन इनकम, सैलरी, बिजनेस। टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन ट्रांजेक्शंस, सेल ऑफ ज्वेलरी, सब कुछ। एंड टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, घर बिल्डिंग के बेचने के ऊपर। तो टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन इनकम, सैलरी, बिजनेस। टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन ट्रांजेक्शंस, ज्वेलरी का बेचना, पेंटिंग का बेचना। एंड टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता है, प्रॉपर्टीज हम बेचते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, साउंड टैक्स सिस्टम के बुनियादी असूल। साउंड टैक्स सिस्टम जो पाकिस्तान में है उसके बुनियादी असूल। फिस्कल एडिक्वेसी, लिखें अपने पाँव पे खड़े होना, अपने पाँव पे खड़े होना।
गवर्नमेंट को टैक्स कितना लगाना चाहिए जिससे गवर्नमेंट लोगों से लोन मांगती फिरे या अपने पांव पे खड़े हो? जरा सारे अपने पांव पे खड़े होकर दिखाइएगा। चलें 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 चलें, सारे अपने पांव पे खड़े होकर दिखा दें। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बैठ जाएं बैठ जाएं। शुक्रिया, हाइब्रिड में भी शुक्रिया। अच्छा, फिस्कल एडिक्वेसी, गवर्नमेंट को कितने टैक्सेस लगाने चाहिए कि गवर्नमेंट अपने पांव पे खड़ी हो जाए? इतना टैक्स गवर्नमेंट को लगा देना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने पांव पे खड़ी हो, दूसरों से मांगती ना फिरे। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी टू मीट द एक्सपेंसेस, इतना रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए कि खर्चे पूरे हो जाएं गवर्नमेंट के। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपैंडिंग, रेवेन्यू गवर्नमेंट बढ़ा भी सके अपना या रेवेन्यू अपना कम भी कर सके। एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? लिखें सड़कों का खर्चा, ब्रिज बनाने का खर्चा, उसके मुताबिक गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा भी सके और कम भी कर सके। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, इसका मतलब लिखें टेबल 1 और 2, टेबल 1 एंड 2। टैक्सेस चार्ज मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ, टैक्सेस चार्ज होने चाहिए सिटीजन की एबिलिटी पे, टेबल 1 और 2। एडमिन फिजिबिलिटी, टैक्स लॉ शुड बी क्लियर एंड प्लेन, टैक्स लॉ क्लियर और प्लेन होना चाहिए। गोरा चिट्टा नहीं, शुड बी क्लियर एंड प्लेन। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स, वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स का मतलब लिखें कमिश्नर्स, कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड कमिश्नर्स शुड इन्फोर्स इट, कैपेबल लोग इनको इसको इन्फोर्स करें। ये ना हो कि कोई हमारे जैसे उठ के, अच्छा नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, रोजाना का रोजाना पढ़ते हैं, साथ साथ याद करते हैं। अभी चैप्टर 4 सुन लो, सुना देंगे। टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट, 30 सितंबर लिख लें, टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट। 30 सितंबर को टैक्स जमा कराया जाता है, जून वाला। गवर्नमेंट के गोल को सामने रख के टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, गवर्नमेंट के गोल को सामने रख के टैक्स इकट्ठा होना चाहिए। उधर से जंग शुरू हो जाए, इधर से गवर्नमेंट के 2 रुपए इकट्ठे कर लो, ये गवर्नमेंट का गोल नहीं है। उधर से ब्रिज बनाने की जरूरत हो, इधर गवर्नमेंट के 5 रुपए इकट्ठे कर लो। तो जो गवर्नमेंट का गोल हो उस गोल को सामने रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी और compatibility with economic goals, tax laws should be consistent with economic goals of, टैक्स लॉज गवर्नमेंट के इकोनॉमिक गोल से कंसिस्टेंट होने चाहिए। गवर्नमेंट का गोल अगर क्या है कि मैं लोगों को हेल्प करूं, तो फिर उतना टैक्स इकट्ठा करें आप जिससे लोगों को हेल्प करें। द गोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज फॉर जनरल पब्लिक, गोल गवर्नमेंट का ये होता है कि आम लोगों के लिए बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें। अच्छा जी, पाकिस्तान में टैक्सेस 2 किस्म के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है ये हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस नाम याद रख लें, 2 टैक्सेस डायरेक्ट हैं, बाकी 3 टैक्सेस इनडायरेक्ट हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसमें कौन कौन से हेड्स होते हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और कैपिटल वैल्यू टैक्स प्रॉपर्टीज वगैरह पे होता है। बोले किस पे होता है? होता होगा कि टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स इतना बड़ा है, उसकी एक लाइन हमारे सिलेबस में है, कर लो गलते फड़ लो कन, बस उसकी एक लाइन हमारे सिलेबस में है। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट्स भी कोई होते होंगे, कोई पता नहीं, बस इतना सा लफ्ज़ आपने रट्टा मारना है। और मैं क्या करूं, ये कैपिटल है। सेल्स टैक्स मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, वाई? क्योंकि ये सेल्स टैक्स में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है सेल्स टैक्स? चैप्टर नंबर 22 है, 23 है, देखें जरा, या 21 है? ये सारा कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 20 में कर लें, 20 में कर लें, ये चैप्टर 20 में पढ़ेंगे सारा।
जिस स्पीड से आप चल रहे हैं 5-7 मिनट में चैप्टर फारग हो जाना है, और आपसे जो कमिट किया था उससे पहले हमने फ्री हो जाना है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बहुत थोड़ा आज आप लोगों ने पढ़ने दिया है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कस्टम ड्यूटी, कस्टम आधे पौने घंटे में क्या, आधे पौने घंटे में दाढ़ भी गिली नहीं होती बंदे की। कस्टम ड्यूटी देख लें कितने चैप्टर हैं, एंड तक किताब देखें पूरी। कस्टम्स एक्ट होता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इंपोर्ट करने पर या कभी कभी एक्सपोर्ट करने पर। कस्टम ड्यूटी के रेट बहुत ज़्यादा हैं। कस्टम ड्यूटी होती है, अगर आपने गाड़ी मंगवाई है करोड़ वाली तो 50 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी है। वो गाड़ी आपको 1.5 करोड़ की पड़ती है, मंगवाता रहता है भाई। अच्छा, और अगर आपने 500 वाली चॉकलेट मंगवाई है तो आपको 750 में पड़ेगी, 250 की कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी के रेट बहुत हाई हैं, ये इंपोर्ट पे अक्सर लगती है। लेकिन अगर आप प्लांट इंपोर्ट करें फिर कस्टम ड्यूटी का रेट बहुत कम हो जाता है। वजह यह है कि प्लांट इंपोर्ट करने से फिर आप लोगों को आगे नौकरियां देते हैं ना, इस वजह से फिर रेट कम हो जाता है। कस्टम्स एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाइज, चुप ना, कस्टम्स एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाइज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑन सर्टन गुड्स। A major portion of government revenue is collected through this tax। क्या मतलब है? हुकूमत अच्छा खासा रेवेन्यू इससे इकट्ठा करती है असल में। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डिटरमिन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मुल्क के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे हैं और सोशल फैक्टर्स चल रहे हों उनके मुताबिक रेट इसके डिसाइड होते रहते हैं। अंडर दिस लॉ हाई रेट इज लगा ऑन लग्जरी आइटम्स, महंगे महंगे आइटम्स पर हाई रेट लगता है, एज वेल एज एसेंशियल गुड्स, लेस एसेंशियल गुड्स। लेस एसेंशियल गुड्स कौन सी हैं घर में? डेकोरेशन पीस, ये इस किस्म की चीजें जो जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए। तो इस कानून में हाई रेट लगते हैं लग्जरी चीजों पे, लग्जरी गाड़ियां, या लेस एसेंशियल गुड्स जो गैर जरूरी चीजें घर में पड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी बहुत हाई रेट लगते हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करें, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, लेकिन इंपोर्ट टैक्स द इंपोर्ट टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी इज लोअर देन दैट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होती हैं, लिखें बनी बनाई चीजें। बनी बनाई चीजें खरीदना हुकूमत पसंद करेगी या प्लांट मंगवाना? कंज्यूमर गुड्स होते हैं बनी बनाई चीजें। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट टैक्स इज चार्ज एट स्पेसिफाइड रेट ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड। चीजें बनाने पे ये लॉ लगेगा, बोलें, चीजें बनाने पे ये लॉ लगेगा, चीजें इंपोर्ट करने पे ये लॉ लगेगा, और सर्विसेज देने पे ये लॉ लगेगा। डिफरेंट मौकों पे ये लॉ लगेगा। कहाँ कहाँ ये लॉ लगेगा बोलें? चीजें बनाने पे, चीजें इंपोर्ट करने पे, या सर्विसेज प्रोवाइड करने पे। The base on which tax is charged may be value, may be their price, or may be their वजन। दोबारा बोलें, the base on which may be their value, may be their price, or may be their वजन, इस बेस पे टैक्स लगता है। Classification of goods is done as per harmonized commodity description and coding system। इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। ऑल एक्सपोर्ट्स आर चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। सारी एक्सपोर्ट्स पे क्या रेट है आजकल? 0%। कौन सी? फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। कोई लॉ है जिसका नाम है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तो सारी एक्सपोर्ट्स उसमें 0 रेट पे हैं। अच्छा, एक चीज भाई आप ये सुन लें, जब चीजें इंपोर्ट होती हैं ना या एक्सपोर्ट होती हैं तो उनकी कोडिंग होती है 101, 102, 103, 201, 202, 203। मिसाल के तौर पे इसमें शर्ट आ जाएगी, इस पर ट्राउज़र आ जाएगा, इसमें कोई और बच्चों के जो है वो आ जाएंगे, चिल्ड्रन के गारमेंट्स आ जाएंगे, तो ये चिल्ड्रन गारमेंट्स आ जाएंगे। ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं लेकिन हैं सारे कपड़े ही। कोई शर्ट है, कोई ट्राउज़र है, कोई चिल्ड्रन गारमेंट्स हैं, ये है सारे कपड़े ही। तो कपड़ों पे डिफरेंट कोड लगेंगे, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। इसी तरह खाने वाली चीज़ों पे डिफरेंट कोड लग जाएंगे। चॉकलेट पे अलग कोड लग जाएगा, डेरी प्रोडक्ट्स जितनी हैं, मिसाल के तौर पे मिल्क चॉकलेट है वो अलग है,
कोई और चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है वो अलग है, इसी तरह कोई दूसरी चॉकलेट है वो अलग है, डिफरेंट किस्म की कोई नट्स वाली चॉकलेट है वो अलग है। तो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट रेट्स लग जाएंगे। तो मिल्क चॉकलेट पे अलग रेट लग जाएगा। तो इसको, इस सारे मैकेनिज्म को कहा जाता है, देखें जरा, इस सारे मैकेनिज्म का नाम है कोडिंग सिस्टम। क्या नाम है? इसमें चीजों की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको शो कर दी है, नाम क्या है, और कमोडिटीज के नाम भी शो कर दिए हैं, शर्ट, ट्राउजर, चॉकलेट। मुराद है कि बड़ा फॉर्मलाइज तरीके से ये काम चल रहा है। तो हार्मोनाइज्ड, फॉर्मलाइज तरीके से काम चल रहा है। कमोडिटीज, शर्ट्स, चॉकलेट, डिस्क्रिप्शन इनकी कौन सी वाली, मिल्क वाली, फलां वाली, फलां वाली, एंड कोडिंग सिस्टम 201, 202, 203। इस सारे मैकेनिज्म के तहत चीज़ों के नाम लॉ में लिखे हुए हैं। सारे लोग जाके चीज़ों के नाम देख सकते हैं। जैसे उधर नहीं लिखे हुए हमारे लॉ में, ज्वेलरी का नाम अलग लिखा हुआ है, पेंटिंग का नाम अलग लिखा हुआ है, तो ये कोई लॉ बना हुआ है, देख लें। इसका ये मुश्किल सा फिक्रा याद करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर हार्मोनाइज्ड। कमोडिटी क्या होती है? चीज़ें। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? उनको डिस्क्राइब करो। कोडिंग क्या होती है? ये कोडिंग होती है। तो ये जरा आप लिख लें, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि आपसे वादा किया गया था, इंशाल्लाह 3:20 पर आपको फ्री कर दिया जाएगा 3:22 पर। वो गाड़ियों पे टोकन टैक्स भी लग जाता है, लेकिन वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं है, वो कुछ हो रहा है। वो टोकन टैक्स से अलग लॉ है, वो यहाँ जिक्र नहीं किया इसने। ये कुछ भी नहीं है यार, ये इसको मैं बस उर्दू में पढ़ देता हूँ, ऐसे ही उठा के डाल दिया हुआ है। हर दफ़ा बच्चे पूछते हैं ये आ सकता है, मैं कहता हूँ याद कर लो सिलेबस में तो है, फिर दोबारा पूछते हैं आ सकता है, फिर मैं कहता हूँ याद कर लो सिलेबस में तो है। पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के पास राइट है टैक्स लेने का, ठीक है, हमें भी पता है। मॉडर्न टैक्स लॉ 1860 में आया था, तकसीम से पहले, यानी 1947 से पहले। इनकम टैक्स सबसे पहली दफ़ा लगाया गया था 1860 में। ब्रिटिश एम्पायर ने सबसे पहले 1860 में उसको जो जंग कोई हुई थी उसकी वजह से बहुत डेफिसिट हुआ था, तो उसने फिर 1857 में कोई इंडिपेंडेंस की जो जंग चली थी उसकी वजह से 1860 में लॉ लगाया था। 1865 में 5 साल बाद इस लॉ को रिपील कर दिया गया। रिपील का मतलब कैंसिल कर दिया गया, और ये लॉ ख़त्म हो गया। 5 साल बाद ये लॉ ख़त्म हो गया। देर आफ्टर 1886 में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ 1886 में, और इट वाज इम्पोज्ड ऑन ट्रेडर्स। ये सिर्फ बिजनेसमैन पे लगाया गया था बाय सम ऑफ द सूबे, सारे सूबों ने भी नहीं लगाया था। इट्स बेसिक स्कीम स्टिल सर्वाइव्स टुडे। आज तक उसकी जो चीज़ें लिखी हुई मौजूद हैं, उसी जैसी चीज़ें आज के लॉ में भी हैं। कहता है इट इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इसने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन भी डाली थी पहली दफ़ा, और उसको माफ़ कर दिया गया था। देखना पड़ेगा भाई, समझ आएंगी चीज़ें फिर। और एग्रीकल्चर को ऐसे समझ नहीं आएंगे घर में पढ़ के, और एग्रीकल्चर को माफ़ कर दिया गया था, और आज तक ये माफ़ है। फिर उसके बाद ठुस ठुस हुआ, वर्ल्ड वॉर, तो गवर्नमेंट को और पैसों की ज़रूरत पड़ी। 1916 के अंदर पहली दफ़ा प्रोग्रेसिव रेट्स आए, ज़्यादा इनकम वाले पे ज़्यादा टैक्स, कम इनकम वाले पे कम टैक्स। प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स आए। गवर्नमेंट ने सोचा कि फ्लैट रेट्स, डिविडेंड वगैरह, आर नॉट जस्टिफाइड, मुनासिब नहीं है, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स जो लगाया जा रहा है शुड डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ अर्नर। जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा दे, जो कम कमाए वो। फॉर कलेक्टिंग एडिशनल रिसोर्सेज सुपर टैक्स वॉज लगा, कोई एक नया टैक्स लगाया गया, सुपर डुपर टैक्स। मोस्ट कंप्रीहेंसिव कानून तो 1922 में आया था, तब हमारे दादाजी पैदा हो गए थे पैदा, ठीक है, चलने भी लग गए थे अपने पाँव पे, नहीं चलने लग गए थे अपने पाँव पे। अच्छा, द मोस्ट कंप्रीहेंसिव, पैदा ही नहीं हुए थे। द मोस्ट कंप्रीहेंसिव टैक्स इंट्रोड्यूस वाज 1922, जिसमें इनकम टैक्स और सुपर टैक्स को इकट्ठा कर दिया गया था। कोई होगा इनकम टैक्स और कोई होगा सुपर टैक्स, इनको इकट्ठा। इसके मोटे मोटे फीचर ये थे, रेट टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर, रेट हर साल चेंज होंगे। वैसे आजकल भी रेट चेंज होते हैं, आप लोग पूछते हैं पुरानी बुक चल जाएगी, उसमें पुराने रेट हैं, आजकल भी रेट हर साल चेंज होते हैं। रेट्स टू बी, रेट टेबल 1 2 लिख लें, टेबल 1 2, रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर, रेट्स हर साल चेंज होंगे। थ्रू फाइनेंस एक्ट, गवर्नमेंट को फाइनेंस एक्ट निकालेगी।
इन सर्टन केसेस टैक्स का काटना वॉज मेड मैंडेटरी, काटना लिख लें, विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड, ऑन सैलरी, बताया है ना सारा कुछ आपको, डिविडेंड पे टैक्स कटता है, सैलरी पे टैक्स कटता है। इन सर्टन केसेस विद होल्डिंग टैक्स वॉज मेड मैंडेटरी। असेसमेंट होता है टैक्स कैलकुलेशन, आगे लिखा हुआ है असेसमेंट, असेसमेंट होता है टैक्स कैलकुलेशन। रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड, टैक्स कैलकुलेशन का रीओपन करना अलाउ कर दिया गया था। रीओपन का मतलब होता है ऑडिट करना, टैक्स कैलकुलेशन का ऑडिट करने की इजाजत मिल गई थी। और फिर जैसे ही आज़ादी हुई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, 1922 वाले एक्ट को। 1979 में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स तब तक आ चुकी थी, तो 1922 वाला लॉ बड़ा फारग हो गया था। रिजल्टेंटली एक्ट बिकेम ए कॉम्प्लिकेटेड लॉ। तो कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज, गवर्नमेंट ने प्रोमोलगेट किया था एक नया लॉ जिसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। दिस लॉ वाज अमेंडेड, और बाद में फिर इसमें चेंजेस की गई। अमेंडेड का मतलब क्या होता है? चेंज की गई थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट्स, एंड आफ्टर 23 साल ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस अ न्यू लॉ वाज प्रोमोलगेटेड जिसका नाम था ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आपके हाथों में है। मुशर्रफ के दौर में द फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। दिस लॉ हैज आल्सो बीन अमेंडेड थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड चेंजेस आर स्टिल गोइंग ऑन। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम को अंडरलाइन करें, ये एज अ लफ्ज याद हो जाएगा, एज अ लफ्ज याद हो जाएगा। इसके आगे लिख लें, सेक्शन 120 में देखेंगे, सेक्शन 120 में देखेंगे ये लफ्ज क्या होता है। एज अ लफ्ज याद कर लीजिएगा बस इसको। सबसे बड़ा मकसद टैक्स सिस्टम का होता है कलेक्ट करना रेवेन्यू। आपने बताने हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। बताएं जी कहाँ हैं? आपने बताने हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। भाई ये हेडिंग दी हुई है, 12 दिए हुए हैं, 12 में से 10 बताने हैं। नॉन, असल में ना नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ये नीचे हैं, ये ऐसी तमहीद बांधी हुई है इसने, थोड़ी सी एक दो बातें लिखी है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स यहां से शुरू हो रहे हैं सारे, कि रेवेन्यू लेना मकसद नहीं है हमारा, हमारा तो मकसद है इंपोर्ट्स को डिस्करेज करें, गरीबों की हेल्प करें, इस तरह की कहानियां लिखी हुई हैं। 5 ways through which taxes can be used for development of country। ढूंढें डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का लफ्ज कहीं। 2.1 मोबाइल यूज बाद में करना है। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, शुक्रिया। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ये डेवलपमेंट ऑफ कंट्री है। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के साथ टैक्स को इस्तेमाल करती है एज आ आला कि वो नेशनल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स डेवलपमेंट के अपने पूरे कर सके। 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बताएं टैक्स के, ढूंढें जरा। वही सवाल, कौन सा वाला? 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स टैक्स के इस 12 में से। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा टैक्स का मकसद होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना मॉडर्न एजेस में। ये मॉडर्न एजेस लिखा हुआ है, तो मॉडर्न एजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स व्हिच गवर्नमेंट अचीव बाय इंपोजिंग टैक्सेस। उन्हीं 12 में से 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ब्रीफली एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। बताएं जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स और वो जो अभी दिखाए हैं।
अभी जरा छोड़ें तो नीचे आ जाए। ब्रीफली डिस्कस द 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। 3 बुनियादी असूल बताएं टैक्स लगाने के। ब्रॉड प्रिंसिपल्स ढूंढने जाके फॉर लेवी ऑफ टैक्स, ढूंढे ब्रॉड प्रिंसिपल्स। ये 2.3 प्रिंसिपल्स फॉर, इसकी हेडिंग है प्रिंसिपल्स, इसकी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी हेडिंग है काइंड्स या स्ट्रक्चर। अच्छा कौन सा हो गया? 7 का 2। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट taxes are primary revenue yielding tools of government. State any 5 ways by which tax can be used to develop the country. Development of country. 2.1 बातें नहीं करनी आपस में। 2.1 आगे, क्वेश्चन 9 छोड़ें। क्वेश्चन 10, स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। यार छट दे यार, तेरी मेहरबानी यार, ये तो 12 में से कितने? 4। डिस्कस 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड, शुक्र है ये सवाल भी पूछा इसने। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। कौन सा वाला? 2 लो भी, शुक्र है ये सवाल भी पूछ लिया। 4 में से कितने डिस्कस करने हैं? अभी तक कौन सा नहीं पूछा? ये भी नहीं पूछा इसने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, और ये तो इसने पूछा ही नहीं कभी अभी तक। पूछ भी सकता है काइंड्स ऑफ और स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्सेस। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं आपको साथ साथ इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। हाई रेट इंपोर्ट्स पे लगाने का मकसद बताएं। इंपोर्ट को डिस्करेज करना भी है, लेकिन एक और भी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना। इसको ये ना आपने अभी पढ़ा नहीं हुआ तो लिखें 0 रेट अंडर सेल्स टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। सेल्स टैक्स अभी हमने पढ़ा नहीं हुआ ना, ऑन एक्सपोर्ट्स। बताएं जी एक्सपोर्ट्स पे 0 रेट लगाने का फायदा क्या होगा? एक्सपोर्ट्स क्या होंगी? इनकरेज होंगी। अच्छा सेल्स टैक्स का रेट आजकल किसी को पता है? वैसे 18% है। 100 रुपए की चीज 118 रुपए, 17 होता था पहले, अब 18 हो गया हुआ है। 100 रुपए वाली चीज 118 की मिलती है। वैसे अगर ये रेट कम हो जाए तो महंगाई, तो सेल्स टैक्स का रेट अगर कम हो जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट मकसद है ना, टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम ये कह दें कि आप 2 साल टैक्स जमा ना कराओ, इसका क्या नाम होगा? बोले टैक्स हॉलीडे। इससे क्या फायदा होगा? बस सादा से जवाब आपने दे दिया, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन में। यही तो जवाब है, और क्या जवाब है? लोग कंस्ट्रक्शन का काम पसंद करेंगे। नेक्स्ट, ये आपके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं बताता हूं। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम पर बहुत ज्यादा टैक्स रेट लगाना। असल में ना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट इनकम कमाना खास पसंद नहीं करती, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम कमाने में ना आप कोई मेहनत नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ बैंक में पैसे रखवाते हैं और इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे होते। इस वजह से लोग बस क्या करते हैं, कहते हैं बस सुस्त बने रहो और बैंक में पैसे रखवाई रखो। अब हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम से ये होता है कि डिस्करेज होती हैं सेविंग्स इन बैंक अकाउंट। थोड़ा सा सोचें, अगर गवर्नमेंट कहेगी आप इंटरेस्ट कमाओ और इतना ज्यादा टैक्स दे दो, आप कहेंगे मैं नहीं इंटरेस्ट कमाता, बेहतर है मैं कहीं और पैसा लगा लूं। जब कहीं और पैसा लगाएंगे तो वो तो किसी अच्छे वेंचर में पैसा लगेगा, तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, ये सारा कुछ होगा। तो इसलिए टैक्स रेट इंटरेस्ट पे हाई रखना, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गवर्नमेंट नापसंद करती है बैंक में पैसे रखने को। नेक्स्ट, ऑनलाइन सेल्स होती हैं चीज़ों की, आपको पता है, इससे क्या फ़ायदा होगा? ऑनलाइन सेल्स बढ़ जाएंगी, और क्या फ़ायदा है? टैक्स क्रेडिट टू पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी दे तो उस पर टैक्स माफ हम करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, लोग एम्प्लॉयमेंट लोगों को देंगे। अच्छा नेक्स्ट, लग्जरी चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स रेट लगाने का फ़ायदा क्या होगा? लोकल चीज़ें लोग खरीदेंगे या लग्जरी चीज़ों का खरीदना डिस्करेज होगा। इसने लिखा हुआ है इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ खत्म होगी।
यानी लग्जरी चीजों पर रेट ज्यादा लगा के, आप लोगों की बात भी ठीक थी, लग्जरी चीजों का खरीदना कम होगा और लोकल चीजों का खरीदना ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे इसने इंपोर्ट का लफ्ज यूज नहीं किया कि मैं लोकल का लफ्ज लिखूं। इसने क्या, लग्जरी, लग्जरी चीज तो पाकिस्तान की बनी हुई हो सकती है, तो कहते हैं लग्जरी चीज खरीदने से जो टैक्स आएगा वो तो अमीर बंदे ही दे सकेगा, वो टैक्स मैं गरीबों में बांटूंगा, इससे इनइक्वालिटी खत्म होगी। अलाउ रिसर्च एज एन एक्सपेंडिचर, रिसर्च को अगर खर्चे में डालने दिया जाए, इससे क्या इंकरेज होगी? साइंस एंड इनोवेशन की जगह हम प्रोमोट रिसर्च भी लिख सकते हैं, अब साइंस लिखना कोई जरूरी तो नहीं। और कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 7, हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, इससे क्या होगा? हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम टू रिड्यूस हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट, हां यहां इंपोर्ट का लफ्ज है। अब बताएं, इनकरेज लोकल परचेज या रिडक्शन इन इंपोर्ट से की बात है, या इंपोर्ट्स रिड्यूस करो या लोकल परचेज करो, लोकल परचेज भी लिखेंगे तो सही है। नेक्स्ट, टैक्स क्रेडिट डोनेशन पे देंगे तो इससे डोनेशन का कल्चर बढ़ेगा, ये तो अभी पढ़ा था। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट होगी तो वो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वो जो ग्रीन फील्ड, तो लोग इनकरेज होंगे। टैक्स फ्री जोन्स बनाने से क्या फायदा होगा? ये नौकरियां मिलेंगी लोगों को, अभी बताया था हमने। ये कौन सा पॉइंट है? 5, टू इंकरेज बिजनेस कंसर्न्स टू एस्टेब्लिश बिजनेस यूनिट्स दैट विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ईओपीज, आम लोगों की इनकम पे क्यों टैक्स लगाया जाता है? रेवेन्यू लेने के लिए, और क्या मकसद है? या ये भी कह सकते हैं इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए। बेहतर ये है कि यही बताया जाए रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, टू जनरेट रेवेन्यू। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन में बैंकिंग चैनल के अलावा करूं तो इसमें नुकसान क्या है? वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर बैंकिंग चैनल से करूं तो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी, ये थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसके बाद जीरो रेट आगे लिखे ऑन एक्सपोर्ट्स, इससे क्या फायदा होगा? एक्सपोर्ट्स इनकरेज होंगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।